दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर को देखने के बाद क्या क्या चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ, एक और चीज मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th के बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक नहीं किया होगा, फिर भी आज उन्हें ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। प्लीज बस आप इसके पहले स्ट्रेट लाइन देन डिफरेंशिएशन ये दो टॉपिक देख के देन यहां पे आओगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। देन एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बहुत सारी चीजों को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। साथ में दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। देन इसके साथ मैं मेंटोस ट्रिक भी दूंगा। ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं जो हम मेंटोस ट्रिक से फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ में कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप इजीली बहुत सारी चीजों को खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने इतनी चीजें कंप्लीट की, पूरा लेक्चर एंड होने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आए उसे आप इजीली हैंडल कर सकते हो। चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले हमारे अगर इस टॉपिक में अगर हम देखें तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन के अंदर हमें दो ही चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पहला है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दूसरा है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे सर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टेंशन मत लेना। जैसे ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत हम आ जाएंगे कौन से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए और रिसेंटली 2020 में भी उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही जाना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे समझो एक कर्व है, उस कर्व से यहां पे देखो आपको टेंजेंट ड्रॉ किया है। इतनी चीजें तो हमें पता है बेसिक। अब देखो इस कर्व का कुछ भी इक्वेशन दिया होगा, बस उस इक्वेशन का आप डेरिवेटिव ले लो। देखो मैं जो चीजें बोल रहा हूं आपको ध्यान से दिमाग में बिठाना है। ये इक्वेशन का बस डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव लेके आप dy बाई dx उस इक्वेशन से बस फाइंड आउट कर लो। जैसे ही आप इससे dy बाई dx फाइंड आउट करोगे देन ये वाला बस पॉइंट जो भी दिया होगा 2,3 5,9 जो भी दिया होगा इसके अंदर पुट कर दो, आपको स्लोप मिल जाएगा। अब स्लोप मिल गया दोस्तों तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप इजीली ला सकते हो। आपके सर ने स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाया था, स्ट्रेट लाइन में आपको बताया था स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब आपको समझा होगा क्यों सर ने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, क्योंकि उसकी जरूरत हर एक लेसन में आपको दिखाई देगी, इसलिए सर ने सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन करा दिया। अब y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन हो गया। सेम यहां पे अगर मैं देखूं, चलो ये समझ में आया टेंजेंट का। अब इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाला हूं। अब मैं थोड़ा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे आता हूं। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। सर कैसे, ठीक है ड्रॉ कर देता हूं। देखो यहां पे ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये क्या है, नॉर्मल है। आपको क्या करना है, वही सेम फंडा। आपने टेंजेंट से, टेंजेंट का जो भी इक्वेशन मतलब ये कर्व का जो भी इक्वेशन दिया उससे आपने स्लोप निकाला। और अगर हमें इस लाइन का स्लोप पता चल गया, टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, तो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि ये इसको परपेंडिकुलर है, तो यहां पे इसका जो भी स्लोप होगा इसका स्लोप उसका उल्टा एंड अपोजिट होगा। ध्यान से सुनना, उल्टा एंड अपोजिट। उल्टा एंड अपोजिट मतलब क्या सर, मैंने वो लेसन देखा नहीं है सर, एक बार आप यहीं पे बता दो। ठीक है बता रहा हूं। जैसे कि अगर समझो टेंजेंट का स्लोप 5/9 है, क्या है 5/9, तो आप डायरेक्ट नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हो। 5/9 का उल्टा कर दो 9/5, और अपोजिट मतलब वहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस, अगर वहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस, तो डायरेक्ट आपको इसका स्लोप मिल गया। अब स्लोप मिल गया तो आपके पास यहां पे देखो स्लोप का वैल्यू मैंने, जैसे कि मैं अभी इसका तो निकालना तो ये रहेगा। अगर समझो मेरा इसका स्लोप 5/9 है तो यहां पे बस 5/9 रख दो, यहां पे जो पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट्स पुट कर दो, सॉल्व कर दो। यहां पे भी सेम आएगा, देखो y माइनस वाई वन, यहां पे क्या आएगा x माइनस एक्स वन, और यहां पे जो स्लोप है देखो ये जो हमने स्लोप निकाला ये m है, तो यहां पे मैंने नॉर्मल का स्लोप क्या लिया, m डैश लिया है। जो मेरा ये स्लोप है वो देखो उल्टा कर दिया 1/m, और अपोजिट मतलब माइनस ले लिया, तो यहां पे ये नॉर्मल का स्लोप है m डैश। टेंशन मत लो, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है मैं सॉल्व करा रहा हूं तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। चलो अभी क्वेश्चंस पे आता हूं। देखो रिसेंटली 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। देखो आपको क्या करना है सबसे पहले, हाँ यहां पे मैं जो चीजें बताऊंगा थोड़ा आराम से बताऊंगा कि मेरा एम है कि हर एक बच्चे को चीजें समझ में आनी चाहिए। बट आप ये टाइप के क्वेश्चन को एकदम इजीली तरीके से फास्ट 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से नॉर्मल मेथड से ही आप जल्दी से। तो जहां जहां पे कुछ चीजें नॉर्मल मेथड से ही जल्दी सॉल्व होता है उसके लिए कोई शॉर्टकट्स मत दिमाग में बिठाओ, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है। अब देखो यहां पे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट हमें दिया ऑन दी कर्व का इक्वेशन दिया है। सबसे पहले कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, y² इक्वल टू -4
सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y। बस आप इसे क्या करो, डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखो -4 ऐसे ही होगा। जैसे x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, वैसे y का भी क्या होगा, 1। बस दिमाग में रखना, जहां पे भी y है वहां पे हमेशा dy बाई dx लेना, क्योंकि बैड फंक्शन है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन -4 विच इज इक्वल टू dy बाई dx। अब बस क्या करना है, ये देखो आपको यहाँ पे x का पॉइंट पता है, ये दूसरा वाला क्या y है। तो आप जहां पे x है तो x का वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू -4 अपॉन -4। यहाँ कोई मैं ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूं। ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तुरंत मेरे पास dy बाई dx का वैल्यू क्या आया दोस्तों, 2 आया। देखो मैंने कैसे निकाला, ये देखो ये जो मुझे इक्वेशन दिया, कोई भी इक्वेशन दे उसको मैं सॉल्व करूंगा, dy बाई dx निकालूंगा। देन ये वाला पॉइंट मैंने पुट किया, यहाँ पे बस x था तो इसलिए x वाला पुट किया। अगर x y दोनों होता तो दोनों पुट कर देते, और डायरेक्ट आपको स्लोप मिल गया। स्लोप मिलने के बाद सर ने क्या बताया था, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब दोस्तों y माइनस y1 कितना है दोस्तों, -4 है। अब यहां मैं अगर -4 रखूंगा, ये माइनस है तो डायरेक्ट +4 लिख दो। देन यहां पे दोस्तों अगर m का वैल्यू अगर मैं पुट करने जाऊं तो कितना है, 2 है। देन यहां पे x माइनस -4, फिर से x1 का वैल्यू है तो -4 रखोगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, +4। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, y +4 विच इज इक्वल टू 2x +8। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2x हो जाएगा, ये -y हो जाएगा। देखो ये y वहां गया तो -y, ये +8 है, ये यहां गया तो -4 विच इज इक्वल टू 0। एक बार ध्यान से देखो, देखो 2x है, ये -y, ये +8 ऐसे ही होगा, और ये 4 +4 है, वहां गया तो -4, तो 0 विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x -y +4। कौन सा आंसर है बताओ, फास्ट आप बता सकते हो। देखो 2x +y ये नहीं आएगा, 2x +y ये नहीं आएगा, 2x -y +4 दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पे सेम टू सेम हमारा आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। कितने इजीली तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। बस ये देखो यहाँ पे कर्व का इक्वेशन लिया, उसको सॉल्व किया, स्लोप निकाला, देन आराम से। आप, मैं तो यहाँ पे स्टेप वाइज जा रहा हूं, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करके आप फास्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप का ही एक और क्वेश्चन लेता हूं। देखो यहाँ पे ये भी देखो 2020 में ही है, क्वेश्चन है उसी का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में पूछा है, टू द कर्व, और कर्व का इक्वेशन दिया है और समथिंग हमें पॉइंट दिया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप जो भी हमें दिया होगा उसका उल्टा एंड अपोजिट करेंगे तो वो नॉर्मल का स्लोप हो जाता है। देखो मुझे इक्वेशन जो दिया है, देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल 12। एक बार चेक कर ले रहा हूं, सही है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 12। अब देखो बस इसको इजीली सॉल्व करो। ये 2 ऐसे ही होगा, x स्क्वायर का क्या आएगा, 2x आएगा डेरिवेटिव, y स्क्वायर का जैसे x स्क्वायर का 2x है वैसे y स्क्वायर का 2y, बस y है इसलिए dy बाई dx एक्स्ट्रा टर्म, देन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देन यहां पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये 2y dy बाई dx दोस्तों ऐसे ही होगा। ये देखो ये 2 2 कितना हो जाएगा, 4x, 4x मैं वहां पे ले रहा हूं तो -4x। देन dy बाई dx विच इज इक्वल टू -4x अपॉन 2y। अब क्या करना है, हमने ये निकाला सर, अब पॉइंट पुट करना है। क्या बात है, तो पॉइंट पुट कर लो। तो यहाँ पे देखो dy बाई dx विच इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे 2 2 दिया है, मतलब x का वैल्यू भी कितना है, 2 है। देन यहाँ पे 2 इंटू वाई भी 2 है। तो यहां पे मैंने रखा, ये देखो ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, इससे 2 जा, देखो ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2 2 जा। तो फाइनली dy बाई dx विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, -2। ये हमें किसका स्लोप मिला है, टेंजेंट का स्लोप मिला है, बट अपने को नॉर्मल का चाहिए तो मैंने बोला उल्टा एंड अपोजिट। नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो इसी का जस्ट उल्टा एंड अपोजिट कर दो। चलो मैं इसे m डैश ले ले रहा हूं। अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, 1/2। अपोजिट मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। समझ में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, 1/2। ये आ गया। अब जस्ट अपना इक्वेशन आपको पता है, y माइनस y1 इक्वल टू m डैश x माइनस x1। अब यहाँ पे y माइनस y1 कितना है, 2 है। देन यहाँ पे दोस्तों m डैश कितना है, 1/2। देन यहाँ पे x माइनस x1 कितना है दोस्तों, 2 है। क्या बात है। देन दोस्तों ये 2 यहाँ पे ले लोगे तो 2y, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 2, तो x यहीं पे रखो, -2y। देन ये -2 है, देन ये +4 हो जाएगा। देखो यहां से -4 वहां पे प्लस, देन 0, तो 0 इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 2। चेक करो आपका कौन सा वाला आंसर है बॉस। यहाँ पे अगर देखोगे x माइनस 2y प्लस 2, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है।
कितना इजी तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। देखो कुछ नहीं है, इसमें भी मैंने वैसे ही सॉल्व किया, बस यहाँ पे इक्वेशन अलग तरीके से दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। dy बाई dx आपने निकाला, देन इसके बाद आपने पॉइंट पुट कर दिया। बस ये था कि यहाँ पे नॉर्मल की बात की गई थी, तो जो आंसर आएगा उसका एन अपोजिट, उल्टा एन अपोजिट कर दो। यहाँ पे -2 आया था, उसका उल्टा एन अपोजिट 1/2 आ गया। एंड दोस्तों देन उसके बाद मैंने इजिली फॉर्मूला अप्लाई किया, सम सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इजीली सॉल्व करने आना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद अब हम चलते हैं, अब फर्स्ट ए टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेट मेजर्स के ऊपर अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहीं पे भी अगर डिस्प्लेसमेंट बोला है तो उसे आप एस ले लोगे। बहुत सारे बुक में एक्स भी दिया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो हर एक बुक में नोटेशंस अलग अलग होते हैं, उससे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देन इसके बाद दूसरा है वेलोसिटी, ये तो भाई आपको पता है v है। एक्सिलरेशन आपको पता है a है। देखो क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब आपको क्या करना है, ये जो भी दिया है s के फॉर्म में, जो भी इक्वेशन दिया है उसका आप डेरिवेटिव ले लो, आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। बट अगर आपको बोला है एक्सिलरेशन के बारे में बोला है तो उसका फिर से डेरिवेटिव ले लो, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो अगर आपको एक्सेलरेशन बोला है तो आप दिमाग में बिठा लो, आपको डिस्प्लेसमेंट मतलब एस का 2 बार डेरिवेटिव लेना है। अगर आपको वेलोसिटी बोला है तो 1 बार डेरिवेटिव लेना है। चलो देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रुको 1 सेकंड में आपको बता दूं प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस कहां है। हाँ मिल गया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड 2011 का ये क्वेश्चन है। जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लूंगा मोस्टली क्वेश्चन प्री वाईक्यू फॉर्म के ही होंगे कि जो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो क्या पूछा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द लॉ एस इक्वल टू, हमें एस का जो वैल्यू दिया पहले वो लिख दो 16 - 2t। ये बहुत अच्छे से रखना, इसमें कुछ गलत मत करना। यहाँ पे देखो क्यूब है, बहुत लोग स्क्वायर लिख देते हैं, तो आप ध्यान से अच्छे से देखो 16 - 2t प्लस 3t क्यूब, वेयर एक्स इज मीटर। देखो यहाँ पे बोला है कि मीटर्स में दिया है, इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, उसका डिस्टेंस है, एट द एंड ऑफ t सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हमें t का वैल्यू भी दिया है 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद अपने को क्या करना है, एक्सेलरेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने बोला है कि कभी भी अगर आपको एक्सेलरेशन बोला है तो इसका 2 बार डेरिवेटिव ले लो। तो फटाफट जल्दी से 2 बार डेरिवेटिव ले लेने का। देखो यहाँ पे 16 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 0 भी मत लिखो, अगर आप फास्ट सॉल्व करो तो ये भी मत लिखो, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो -2 ऐसे ही होगा। t का अगर मैं डेरिवेटिव लूं, एक सेकंड, अगर मैं t का डेरिवेटिव लूं तो 1 आएगा, तो ये -2 है, यहाँ पे 1। देन ये देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लूं तो ये 3 ऐसे ही होगा, और यहाँ पे अगर मैं करूं तो ये कितना हो जाएगा 3t²। अगर कोई फास्ट सॉल्व करता है तो डायरेक्ट 9t² लिख सकता है, पर ये सभी को समझ में है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। देखो फिर से मैं इसी को सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, तो ये मेरा 1 बार डेरिवेटिव हुआ, तो इसी को मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा। फिर से मैं अगर 1 बार डेरिवेटिव लूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये देखो -2 का 0 आएगा, देन इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो 9 है, और t² का क्या आएगा दोस्तों 2t, तो फाइनली यहाँ पे कितना है 18t। तो ये मैंने यहाँ पे जो भी डेरिवेटिव निकाला ये मेरा एक्सेलरेशन है, तो मुझे ये एक्सेलरेशन 2 सेकेंड पे फाइंड आउट करना है। तो बस यहाँ पे क्या कर दो, जो t है वहां पे 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे 18 है, t की जगह पे 2 पुट कर दोगे तो फाइनली कितना है 36। और आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन का यूनिट क्या होता है दोस्तों, मीटर में अगर हमें s दिया है तो इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी की अगर ये हटा दोगे तो माइनस में हो जाएगा s -2 भी s⁻²। तो देखो 36 यहाँ पे 2 जगह दिख रहा है, देखो यहाँ पे देन यहाँ पे। कंफ्यूज मत होना, कभी भी आंसर डायरेक्ट आ जाए, जल्दी आ जाए तो ज्यादा खुश मत हो जाना, कभी कभार रॉन्ग हो जाता है। यूनिट चेक करो कौन सा वाला आएगा, सर ये वाला आएगा, क्योंकि ये हट गया तो ये माइनस चले जाएगा, तो इसलिए देखो एकदम इजी आंसर है, तुरंत आ गया। ध्यान रखना, इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन मैंने इस टाइप का लिया है, ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आएगा। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन s इक्वल टू समथिंग दिया है, तो s इक्वल टू 2t³ - 9t²
प्लस 12t, एक बार चेक कर लेते हैं, 2t क्यूब माइनस 9t प्लस 12t, यस। आपको यहाँ पे क्या दिया है, t सेंटीमीटर्स एंड सेकेंड द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो आफ्टर। हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड फाइंड आउट करना है कि कितने सेकंड के बाद हमारा जो एक्सेलरेशन है वो जीरो आ रहा है। आपको ना कुछ नहीं, एक्सेलरेशन वर्ड दिखाई दिया ना, आप डायरेक्ट इसको दो बार डेरिवेटिव ले लो। ये देखो यहाँ पे पहला एक बार डेरिवेटिव ले रहा हूँ, क्योंकि ये हमें कोई बोर्ड एग्जाम के लिए तो सॉल्व नहीं करना है, तो हमें तो ये से रफ में करना है, तो इसका ज्यादा कुछ तो टेंशन नहीं है कि कैसे हमें स्टेप लिखना है, क्या लिखना है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट, ये देखो 2 है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो इसको डायरेक्ट 3t स्क्वायर लिख रहा, आप डायरेक्ट यहाँ पे 6t स्क्वायर लिख सकते हो टी क्यूब का। देखो ये 9 है, टी स्क्वायर का क्या आएगा, 2t आएगा, देन यहाँ पे 12 टी का क्या आएगा, 1 आएगा। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस यहाँ पे क्या 12। अब ये आपका हो गया। ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका एक बार डेरिवेटिव, फिर से आप एक बार डेरिवेटिव ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12t। देखो टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t आएगा, 2t इंटू 6 12t, देन यहाँ पे क्या होगा 18t का कितना आएगा 1, और यहाँ पे ये 0। अब आपका ये आया। अब ये आपका क्या मिला है, आपको एक्सेलरेशन मिला है, पर उन्होंने एक्सेलरेशन क्या बोला है दोस्तों, एक्सेलरेशन 0 बोला है, आप 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप 18 यहाँ पे लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12t, देन 18 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू t। अब देखो 6 के टेबल में जाता है, 6 3 जा 6 2 जा t, तो यहाँ पे 3/2, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर 3/2 सेकेंड। इस तरह से आप इजीली जल्दी जल्दी चीजों को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमने लगभग 2 टॉपिक कवर कर दिया। अगर 2 टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता तो आप इजीली चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हम, हाँ, अब यहाँ पे इस रिलेटेड भी पहले बोर्ड एमएसटी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए कुछ फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मुलेस दिए हैं जो 10th क्लास के फॉर्मुलेस है। जैसे स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप कमेंट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और कोशिश करना कि अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो ये सब फॉर्मूले कमेंट करोगे, तो इससे आपके फॉर्मूले अच्छे से आपके दिमाग पे बैठ जाएंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, अगर वही सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करें तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। देन कोन का वॉल्यूम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। कोन का जो वॉल्यूम है, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का भी सेम है, पाई आर स्क्वायर एच, बस आगे क्या आएगा दोस्तों 1/3। अब देखो एक बार मैं रिवाइज करा दूं, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, देन सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, देन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें नॉर्मल पता होनी चाहिए। जैसे अगर समझो स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको एरिया पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना है। स्क्वायर का एरिया अगर मैंने समझो इसके साइड को x लिया है तो इसका एरिया क्या आता है x स्क्वायर, या तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो साइड। वैसे ही अगर आप इसके पेरीमीटर की बात करोगे, स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करोगे, अगर समझो ये x है, ये भी x है, ये भी x है, x है, चारों को प्लस कर दो तो पेरीमीटर विच इज इक्वल टू कितना आएगा 4x। तो ये सब छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैसे रेक्टेंगल का पता होना चाहिए, इतनी चीजें तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सर कौन से क्वेश्चन पूछे गए प्लीज सॉल्व करा दो। ठीक है, सॉल्व करा देता हूँ। देखो यहाँ पे 2020 में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और मैंने बोला ना, आपने अगर मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देख लिया तो आपको बहुत ज्यादा टाइम, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करता, कि ऐसा नहीं कि एक टॉपिक लेके आपको 1 घंटे की चीजें बताऊं। मैं कर सकता हूँ एक ही टॉपिक लेके बहुत आराम से चीजें करा के, पर मेरा टाइम, मुझे पता इस समय आपको पढ़ने में दिल बहुत कम लग रहा होगा, और कोई ऐसा आ जाए 1 घंटे में बहुत सारी पूरी की पूरी चीजें करा दे तो आप बहुत खुश हो जाओगे। तो वो ग्रीन ट्यूटोरियल का ये प्लेटफॉर्म है, तो आप बहुत अच्छे से, अब देखो ये वाला भी टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कर दे रहा हूं। द स्क्वायर ऑफ दिस, सॉरी, द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इंक्रीजेस, यहाँ पे डिक्रीज आएगा तो माइनस लेना, इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ समथिंग दिया है। अब देखो यहाँ पे जहां पे भी अगर रेट वर्ड आया ना, ये रेट, तो हमेशा समझ जाना कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, d/dt ले लेने का। हमेशा जब भी रेट वर्ड था तो हमेशा याद रखना d/dt, मतलब इसको हम टाइम से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो आप यूनिट को देख के भी समझ सकते हो, यहाँ पे सेकेंड है तो d/dt आएगा। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल ले रहा हूं। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें समथिंग कुछ दिया है 0.5, और यहाँ पे क्या है सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
ठीक है, हमें इससे भी यूनिट से भी मतलब नहीं है अभी, हमें बस ये मैंने लिख दिया है क्योंकि ये कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, तो बट ये बॉक्स वॉक्स बनाने की भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अच्छा लगे इसलिए मैं बना रहा हूँ, बाकी ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे द रेट एट विच इट्स पेरीमीटर इज इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ द साइड, मतलब मैंने समझो स्क्वायर के साइड को मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ, साइड ऑफ ए स्क्वायर हमें कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, में सेंटीमीटर नहीं लिखता हूँ, बस 10 लिखता हूँ, और हमें क्या करना है, रेट एट विच इट्स पेरीमीटर इज इंक्रीजिंग, मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, रेट बोला है तो डी बाई डी टी, किसका, पेरीमीटर का, अपने को ये फाइंड आउट करना है। सर समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करें, कभी भी इस टाइप का अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है तो हमेशा जो आपको दिया है वहां से समझना, क्या क्या दिया है आपको, ये देखो, ये दोनों में से कौन सा लोगे, पहले ये, क्योंकि ये दिया है, तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको पता है, क्यों स्क्वायर ले रहे हो सर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे पूछा है। सर अपने मन से क्वेश्चन ले रहे हैं क्या, नहीं भाई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन सर ले रहे हैं जो चीजें पूछी गई है। अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, हमें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया एक्स स्क्वायर, अब आप इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बाई डी टी ऑफ ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बट ये विथ रिस्पेक्ट टू टी है, यहाँ पे x आया तो ये क्या हो गया, बैड फंक्शन हो गया, तो हम एक्स्ट्रा डी बाई डी टी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से यहाँ पे x रखेंगे, तो ये चीज हमेशा याद रखना, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हमें पता है कितना है, ये 0.5, ये 2 है, ये x भी हमें पता है दोस्तों कितना है, 10 है, एंड सॉरी यहाँ पे क्या है, dx बाय dt। अब फाइनली अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो ये देखो, ये 0.5 है, नीचे यहाँ पे 20 आ जाएगा, देखो 2 इंटू 10 20, और यहाँ पे क्या आएगा, dx बाय dt, तो फाइनली ये आंसर आ गया अपना। अब अगर इसे आपको सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व कर दो, या तो लास्ट में भी आप रख सकते हो, देखो मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो फास्ट अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो dx बाई dt, ये सब आप कैसे भी कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हो, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 से मैं इसलिए मल्टीप्लाई किया था पॉइंट हटाने के लिए, तो ये 5 हो गया, और नीचे 2 इंटू 10, तो अगर 5 1 जा 5 2 जा, तो फाइनली dx बाय dt, तो dx बाय dt विच इज इक्वल टू 1/40, तो ये तो आपने यहाँ पे निकाल दिया, dx बाई dt, देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, बहुत मैं क्यों ज्यादा लंबा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हर एक बच्चे को समझ में आए, बाकी आप अपने हिसाब से फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है पेरीमीटर की बात है दोस्तों, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला 4x आपको पता है, पेरीमीटर स्क्वायर, बस इसे भी विद रिस्पेक्ट टू p सॉल्व कर दो। अब देखो 4x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे x आया इसलिए एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, d बाई डी टी ऑफ क्या आएगा, x। अब यहाँ पे dp बाई dt अपने को फाइंड आउट करना है, ये नीचे का टर्म, अब देखो ये 4 ऐसे ही होगा, अब यहाँ पे देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये dx बाय dt कितना होगा दोस्तों, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 1/40, तो फाइनली ये 4 1 जा, ये 4 10 जा, तो dp बाय dx dt विच इज इक्वल टू 1/10, ये हमारा आंसर है, और 1/10 हमारा आंसर आया है, एक सेकेंड इससे गायब कर दो, 1/10 अगर हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों, तो 1/10 मतलब या तो ऑप्शन में 1/10 होगा या तो 0.1 होगा, चेक करते क्या है, तो देखो यहाँ पे प्लीज यूनिट को ध्यान से देखें, अब यहाँ पे ऊपर पेरीमीटर है, पेरीमीटर का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर टर्म दिया हो, और देन इसके बाद यहाँ पे समझो नीचे टी है तो सेकंड रहेगा, तो ये प्लीज यूनिट के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना, वैसे यहाँ 0.1 एक ही आंसर है, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो याद रखना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, हम एरिया वाले में अप्लाई करेंगे, हमेशा स्क्वायर एरिया में आएगा, ये याद रखना, तो यूनिट से भी वो लोग आपको फंसा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं। चलते हैं अब आगे, अब इस टाइप का शायद एक और क्वेश्चन है, वो तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दे दूंगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। देखो हमने ये कंप्लीट कर दिया, अब नेक्स्ट है हमारा अप्रोक्सीमेशन, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आपको स्टेप वाइज ही जाना होगा, पर स्टेप वाइज भी आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो जो आप 12th में फॉर्मूला अप्लाई करते थे वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बस आपको याद कर देना है, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए,
यहाँ पे भी एफ ऑफ ए बस डैश फॉर्म में, और फॉर्म में तो साथ में एच। अब यहाँ पे मैंने इतने सारे एग्जांपल्स क्यों लिए हैं, क्या रीजन है? बहुत बड़ा रीजन है, बस आपको ए और एच पता होना चाहिए, बाकी आप सब तुरंत सॉल्व कर सकते हो। जैसे समझो ये 145 है, अब 145 है, तो अब 145 के आसपास रूट में कौन सा वैल्यू होता है दोस्तों? स्टैंडर्ड रूट में अगर आप चेक करोगे तो 144 होता है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या ले लोगे? स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा ए लेने का, और ए जो है, ए में मैं इतना प्लस या माइनस करूंगा तो मुझे 45 मिलेगा। सर ए में 1 अगर आप प्लस करोगे तो आपको 145 मिलेगा, तो वही अब एच होता है। अगर समझो यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे 143 होता, तो 143 होता तो समझो ए तो मैंने 144 ही लेना है, स्टैंडर्ड वैल्यू लेना है, तो 143 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस करोगे तो 43 आएगा, तो वहां पे एच क्या हो जाता? -1। बट यहाँ पे अब देखो ये 144 और +1 करो तो 145 आ गया। तो हमेशा ए और एच आपको डिसाइड करना है। देन इसके ये जो रूट में उसी को आपको क्या करना है? एफ ऑफ एक्स ले लेना है, जैसे वो रूट में वैसे ही ले लेना है, और जिसको देखो ये अंदर वाले पार्ट को हमने लिया ना, तो उसे आप एक्स ले लो। अब यहाँ पे इसी का आप डेरिवेटिव निकाल दो, इसी का आप डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स। भाई फॉर्मूला याद कर लो, यहां तक अगर आपने कर लिया तो आपका लगभग काम कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। अब देखो आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। एफ ऑफ ए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करना है। एक सेकेंड, यहाँ पे बहुत सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बस ये वाला वैल्यू आप दोनों में कर दो, दोनों में आप पुट कर दो ये वाला वैल्यू। या तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 144 अंडर रूट ऑफ 144 कितना होता है? 12। तो मुझे यहाँ पे एफ ऑफ ए का वैल्यू मिल जाएगा। देखो अब डायरेक्ट याद रखना है, ये वाला वैल्यू एक बार इसमें पुट करो, 144 अगर अंडर रूट में आएगा 12 तो उसका आंसर यहाँ पे लिख देना। हमेशा ये दिमाग में बिठा के ही रखना, फास्ट हो जाएगा। एच का वैल्यू तो भाई आपको पता है, यहां से लिखना है। एच का वैल्यू कितना हो गया? 1। अब बचा ये वाला क्या करना है आपको? यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है? एक्स की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे आप ये वाला वैल्यू पुट करोगे, ए वाला वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 144। तो देखो 2 इंटू और अंडर रूट में 144 कितना होता है? 12। तो ये के फाइनली कितना आ जाएगा? 1/24। अब देखो मैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है? 1/24। बस अब आपका काम हो गया। देखो इतने सारे स्टेप को आपने इतने फास्ट तरीके से जल्दी सॉल्व कर लिया। अब बस आप क्या करो? इसे सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करते टाइम थोड़ा सा टाइम ले लेना, गलती मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखो आप चाहिए तो 24 को डायरेक्ट 1 से डिवाइड कर दो, जिसको जैसा कैलकुलेशन करना है वैसा करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। देखो यहाँ पे अगर मैं एक 0 लेता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट दूंगा, फिर से अगर मैं यहाँ पे एक और 0 बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे एक और 0 लूंगा। अब 24 के टेबल में 100 से छोटा नंबर कौन सा है? तो अगर आप देखोगे तो 4 जा 96 है, आप देख लेना। देन यहाँ पे अगर मैं 4 है तो यहाँ पे अगर मैं एक 0 ले सकता हूँ, उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं देना होगा। अगर 2 0 लूंगा तो ऊपर एक 0 देना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 जा, फिर यहाँ पे गया दोस्तों 24, फाइनली यहाँ पे 16 आया। आप देखो यहाँ पे एक 0 मैं ले सकता हूँ, फिर इसके बाद 24 के टेबल में 6 जा कितना है वो आप देख लेना, मैं इतना ही रख रहा हूँ। अब आगे भी, अब इसके आगे ये, अब समझो मैंने आगे भी आप सॉल्व कर लेना, पर आप ऑप्शन चेक करना कि ऑप्शन में क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? अगर आप देखोगे तो ये 12 है, इसको डिवाइड करने पे आंसर कितना है? 0.041। तो फाइनली ये क्या आएगा? 12.041, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे आपने इसका आंसर निकाल दिया। अब ये आंसर आप ऑप्शन में चेक करो, ऐसे आप फास्ट आंसर निकाल सकते हो। इसके लिए बस करना क्या है आपको? ए का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह का मैं एक एग्जांपल आपको बताया हूं, जस्ट इस तरह के आप एग्जांपल्स का क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस, अलग अलग एग्जांपल्स का आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर सपोज ये देखो 63 है, अब यहाँ पे आप बता दो कि ये अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो सर सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि अंडर रूट में 63 के आजू बाजू कौन सा नंबर है जो स्टैंडर्ड वैल्यू देता है हमें। जैसे अंडर रूट 64 किसका है? सर 8 का है। तो आपको पता चल गया ना ए का वैल्यू कितना है? 64 है। 64 में प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा तो 63 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम माइनस करेंगे तो h इक्वल टू क्या आएगा? -1। अब बस वही प्रोसीजर,
आप क्या करो, इसी को सेम इसी को क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स ले लोगे। अब उसी का आप रूट निकाल दो, 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हो गया। अब बस यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट करो, आपको तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो चीजें मिल जाएगी, यहाँ पे एफ ऑफ ए मिल जाएगा, यहाँ पे एफ डैश ए मिल जाएगा, एच है आपके पास, आप सॉल्व कर सकते हो। सर आपने तो बहुत इजी बता दिया। तो यहाँ पे देखो भाई, ये एमएसटी सीईटी है, यहाँ पे आपको जो हम फ्री कंटेंट दे रहे हैं तो प्लीज उसका आप वैल्यू करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी कंटेंट का बहुत पैसे आपसे चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम चीजें अगर फ्री दे रहे हैं तो जस्ट उसका आप वैल्यू करो और मस्ट प्रैक्टिस करो। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट, ये क्या है, क्यूब रूट है, 28 है। तो क्यूब रूट में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका आंसर आपको पता है? सर 27 पता है, 3 का क्यूब होता है। तो बस आपको पता चल गया ए कितना है आपका, 27 है। अब 27 में क्या प्लस और माइनस करोगे तो आंसर आएगा दोस्तों। तो ए, सर इसके अंदर अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो 1 प्लस अगर मैं कर दूं तो 28 हो गया, तो एच भी मिल गया। बस अभी आप इसको एफ की जगह पे क्या लोगे, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स, और इसी को हम कैसे लिखते हैं, एक्स 1/3, मतलब ये आपका हो गया। देन अगर आप यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे, एक्स रेज टू एन वाला डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, एन एक्स एन -1, फिर इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -2/3 आई थिंक आएगा, फिर उसको आप प्लस में लिख सकते हो। जस्ट फिर ये दोनों वैल्यूज पुट करो और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। सेम यहाँ पे ये वाला तो मैंने सॉल्व करा है। अब देखो यहाँ पे लॉग वाले से भी आपको डरना नहीं, मैंने बोला ना मेरे लेक्चर्स में मैं सब चीजें आपको कंप्लीट करा के दे दूंगा, कुछ भी चीजें मैं आपको आपके ऊपर नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपको सब चीजें समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे मैंने लॉग वाला ही पार्ट इसलिए लिया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे समथिंग हमें इसका आंसर निकालना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 101 है, तो आपको ए का वैल्यू पता चल गया 100 है स्टैंडर्ड वैल्यू, और एच का वैल्यू क्या होगा 101 करने के लिए, यहाँ पे देखो ना 101 है, 101 करने के लिए क्या करना होगा, 1 प्लस करना होगा, तो भाई यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करना है सर, एफ ऑफ एक्स ले लो, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लॉग ई, और यहाँ पे क्या आएगा 101, हाँ 101 को आप क्या ले लोगे, एक्स ले लोगे। अब यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊं तो दोस्तों क्या आएगा, log x टू द बेस ए, या इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x log e आएगा, x log a। तो यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, फाइनली इसी डेरिवेटिव को मैं 1/x लिखूंगा क्योंकि log e का वैल्यू कितना आता है 1। तो फाइनली ये दोनों चीजें हो गई मेरी। अब ये दोनों चीजें होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, बस ये जो फॉर्मूला है समझो, इसी फॉर्मूले में अगर मुझे पुट करना है एफ ऑफ ए, यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ पे आप x है, वहां पे a वाला वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये क्या हो जाएगा log e, यहाँ पे देखो 100 मैंने 100 यहाँ पे पुट किया। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से, थोड़ा सा log के क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, इसी को मैं log e 100 को मैं लिखूंगा 10⁻², फिर यही आगे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा log e 10। अब इसी को मैं देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, इसी को देखो आप कैसे लिखोगे, ये 2 हो गया, ये वाले पार्ट का आंसर आपको दिया होगा, तो देखो यहाँ पे दिया है log e 10 हमें दिया है, कितना दिया है 2.3026। अब समथिंग इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो भी मल्टीप्लाई कर दोगे वो आपका एफ ए का वैल्यू आ गया, एच का आपका वैल्यू आपको पता है दोस्तों कितना है 1 है। एंड दोस्तों इसके बाद एफ डैश ए, एफ डैश ए कैसे निकालोगे, बस यहाँ पे जहां पे ये वाले में x है वहां पे a का वैल्यू रख दो, यहाँ पे 100 रखा, यहाँ पे बस 100 रख दो, और 1/100 मतलब 0.01 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.01। अब बस क्या करना है आपको दोस्तों, ये वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो भी आंसर आया उसमें इस वाले पार्ट को प्लस कर दो, आंसर हो गया। तो लॉग वाले पार्ट को भी ये सब चीजों को ना आप आराम से 1 मिनट के अंदर कवर कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें अगर समझो आपका 2 मिनट भी लग गया तो कहीं ना कहीं आपके कुछ आंसर्स जो है वो जल्दी आ जाते हैं, जैसे मैंने डेरिवेटिव में भी आपको बताया, तो इस पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे इस तरह से। हाँ, इसके अंदर एक जो क्वेश्चन है वो है आपका, रुको 1 मिनट में आपको बता, एक आपका जो क्वेश्चन है वो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है। ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिया, उसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, तो चलो मैं कभी लाइव लेक्चर्स लूंगा लास्ट में रिवीजन कराने के लिए, तो उस टाइम पे करा दूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है, 29 समथिंग यहाँ पे दिया है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 29 है उसका मतलब, तो आपको पता ही है इसका मतलब ही ये है क्यूब रूट ऑफ 29। अब क्यूब रूट उसके आसपास कौन सा है भाई, 27 है,
तो a इक्वल टू कितना हो गया 27, और इसमें भाई कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 29 आएगा, तो सर 2 ऐड करोगे तो 29 हो गया। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स क्या लेना है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स मुझे ये देखो इस फॉर्म में लेना है, एक्स लेना है और यहाँ पे 1 और उसके हिसाब से सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर ये चारों में से कौन सा आता है। प्लीज कमेंट करके, प्लीज अगर आप दिल से पढ़ना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओगे, सॉल्व करोगे। मैंने बोला है ना कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा, देखो ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा नहीं गया है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं मेरे साइड से भी दे रहा हूं जिसे आपको सॉल्व करना चाहिए। जैसे मैंने 145 को खुद से सॉल्व करके दिया। प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, तो आपको सॉल्व करना चाहिए। चलते हैं अब आगे, देखो अप्रोक्सीमेशन का भी पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखो रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये दो थ्योरम में बहुत बवाल होता है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि भाई इसके स्टेप्स दिमाग में बिठा लो, इसके स्टेप्स दिमाग में बिठा लो, और ये लास्ट वाले चीजों पे बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया, ये लास्ट वाले चीजों के ऊपर। अब लास्ट वाले चीजों के ऊपर सर कैसे पूछा गया, ध्यान से देखो। देखो रोल्स थ्योरम क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये रोल्स थ्योरम के कुछ स्टेप्स दिमाग में बिठा के रखो। पहला कि जो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे अगर समझो पॉलिनोमियल्स का फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, हमने पढ़ा है कंटिन्यूटी, हमने पढ़ा है। अगर वो पॉलिनोमियल्स का फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा। देन अगर समझो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है तो भी वो कंटिन्यूअस होगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए दोस्तों, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वो क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल है यहाँ पे। देन यहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। देन इसके बाद मतलब वो डिफरेंशिएट भी होना चाहिए, और फाइनली एफ ऑफ ए, मतलब अगर समझो जो भी मुझे वैल्यू दिया है उसका वैल्यू मैं अगर फंक्शन में पुट कर रहा हूँ, ए वाला वैल्यू और बी वाला वैल्यू, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद देन यहाँ पे बस देखो आप दिमाग में ये रखो। चलो मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको समझेगा। देन यहाँ पे अगर आप अब नेक्स्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे पहला स्टेप सेम है, दूसरा स्टेप सेम है, और यहाँ पे ऐसा है जैसे यहाँ पे एफ डैश सी विच इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक सेकेंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहां है भाई, क्वेश्चन कहां है भाई, मिल जाए, देखो मिला। पहले ये क्वेश्चंस की बात हो जाए। देखो यहां पे दिखने में तो बहुत डेंजर क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, इफ अ फंक्शन समथिंग, हमें कुछ फंक्शन दिया है दोस्तों। मैं लिख लू क्या, यहां पे लिख लो सर, आप लिख सकते हो। चलो लिख लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस ए एक्स प्लस बी। यहां पे हमने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस ए एक्स प्लस बी सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम। भाई ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई हो रहा है इन द इंटरवल दिया है, एंड समथिंग हमें यहाँ पे देखो एफ डैश है, देखो ये एफ डैश है, और ये जो अंदर दिया है मतलब ये समझ जाओ सी का वैल्यू है इक्वल टू 0, और समथिंग हमें ए का वैल्यू निकालना है। इसमें से कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या करो पता है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। पहले किसका डेरिवेटिव निकाल लो, हमेशा याद रखना पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लो। अब डेरिवेटिव देखो मैं इसका निकाल रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 3x², ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो x² का 2x होगा, 2x इंटू 6 12x, 6 2 जा 12 ना। देन फाइनली यहां पे क्या होगा, a होगा क्योंकि x का 1 और b का तो 0। अब यहां पे इसी टर्म को मैं c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, देखो ये c, तो ये क्या हो जाएगा c का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 12c प्लस a। अब यहां पे जहां जहां पे c है, c के वैल्यू आप पुटअप कर दो। देखो यहां पे आपको ये कंडीशन तो पता है, आपको रोल्स थ्योरम में ये कंडीशन लेना होता है। अब यहाँ पे एफ डैश सी का आपको आंसर पता है, देखो यहाँ पे क्या है 3c² माइनस 12c प्लस a विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो मैं c का वैल्यू रख रहा हूं, c का वैल्यू क्या है दोस्तों 2√3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। देन इसके बाद यहाँ पे -12 है, यहां पे हम क्या लेंगे 2√3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस a विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आपने ये रखा, अब ये रखने के बाद यहां पे आपको क्या करना है, देखो ये 3, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इजी बना दे रहा हूं। देखो √3 दोनों में जाएगा तो यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 1 अपॉन √3 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है,
बट आप आराम से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो अगर दिमाग से सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे भी मैं इसको कर दे रहा हूँ, ये 2 कर दे रहा हूँ और प्लस 1/√3 देन प्लस a विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 3 है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर। अब मैं तो ये इतना तो मैं चाह रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे अगर 12th में आप एमएसटी सीईटी का पेपर दे रहे हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। बट मेरे लेक्चर्स में मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे बेचारे जिनको नहीं पता होगा, तो लिख दे रहा हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो टॉपर्स अगर इस लेक्चर्स को देख रहे होंगे तो उनको नाराज होने की जरूरत नहीं है कि सर क्या आप बहुत बेसिक से जा रहे हो। सर आपका रिवीजन हो गया है, तो आपको हमेशा, मैं हमेशा सभी बच्चों, मेरे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स भी जो मैं बनाता हूं हमेशा बेसिक को देख के बनाता हूं। कोई ऐसा बच्चा नहीं फंसना चाहिए यार जिसने पहले, देखो आप लेक्चर्स देखने क्यों आ रहे हो, क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा या आप रिवाइज करना चाहते हो, तो सब चीजें आपका यहाँ पे हो रहा है। आप देखो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2ab मतलब ये 2 मतलब ये 2, ए मतलब सॉरी ये 2 मतलब ये वाला 2, ए मतलब आपका अभी ये 2 और बी मतलब 1/√3 प्लस बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 3 होगा, तो ये हो गया। देन देखो ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 24, 12 टू जा माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/√3 प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर अच्छे से देखोगे, आप देखो 3 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 12 प्लस, अब देखो ये 3, 2 टू जा कितना होता है 4, 4 3 जा कितना होगा 12/√3। और यहां पे अगर आप जा रहे हो देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 तो यहाँ पे 1, देन 24 माइनस 12/√3 प्लस a इक्वल टू 0। ये देखो ये कैंसिल। अब यहाँ पे 24 में से 12 गया तो 12 आएगा, -12 आएगा और -12 में से अगर मैं 1 -12 में अगर मैं +1 करूं तो -11 आएगा। तो फाइनली यहाँ पे -11 प्लस a इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू कितना आएगा 11 आंसर। तो कहीं पे 11 आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है क्या है, थोड़ा सा मुझे टाइम गया क्योंकि मैं स्टेप वाइज बता रहा था। बहुत सारे बच्चे ये सब स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भाई लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर्स ला सकते हो। अब सेम यहाँ पे एलएमवीटी का भी एक क्वेश्चन मैंने लिया होगा, एलएमवीटी का भी एक क्वेश्चन है। एलएमवीटी कहाँ है भाई, एलएमवीटी लगता है टीम भूल गई एलएमवीटी का क्वेश्चन। लगता है एलएमबीटी का क्वेश्चन भूल गए। चलो मैं एलएमबीटी का भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने बोला था उनको देने के लिए, यहाँ पे नहीं लिया है उन्होंने, शायद ऊपर देखो क्या नहीं लिया है। मैं एलएमबीटी का एक क्वेश्चंस में जब मैं लाइव लेक्चर्स लूंगा तो उस टाइम पे मैं करा दूंगा। तो एलएमबीटी का भी क्वेश्चन वैसा ही है, आप वहां पे एफ ऑफ बी फिर एफ ऑफ ए निकालो फिर बी माइनस ए निकालो और समथिंग वहां पे आपको आंसर्स निकालना है। तो चलो वो वाला क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, तो वो आप मुझे याद दिला देना, उस टाइम पे मैं उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो हमने ये भी कंप्लीट कर दिया, ये भी कंप्लीट कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, अप्रोक्सीमेशन ये भी कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर आपको बस दिमाग में क्या रखना है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप डायरेक्ट यहां पे याद रखो उसका जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0 होगा, अगर डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। आप उसको दूसरे टर्म में याद रख सकते हो, उसका जो डेरिवेटिव है दोस्तों फंक्शन का वो पॉजिटिव होगा, यहां पे याद रख सकते हो डेरिवेटिव और नेगेटिव होगा। इसके अंदर अभी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे आप स्ट्रिक्टली ले सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक्चुअली ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही मैंने यहां पे दिया है। अगर आप इंक्रीजिंग देखोगे तो वो इक्वल टू भी होता है, पर आप हमेशा सम सॉल्व करने के लिए ऐसे ही लेके सम सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लिया हूं, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन है और हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे जो भी हमें फंक्शन दिया उसे मैं लिख दे रहा हूं एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x स्क्वायर, सॉरी 6x प्लस 5, 2x³ माइनस 6x प्लस 5। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है दोस्तों, जो हमारा फंक्शन है वो क्या इंक्रीजिंग है। अब जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे ले ले रहा हूं, अगर समझो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम वहां पे f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेते हैं,
बट मैं हमेशा बोलोगे आप यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन 0 ही ले लो, इसके लिए भी, इंक्रीजिंग के लिए भी। तो देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हमने ले लिया। मतलब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना, तो इसका डेरिवेटिव निकाल देता हूं। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 3x²। 3 अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 6x²। प्लीज थोड़ा सा डेरिवेटिव रिवाइज कर लेना, ये ज्यादा मैंने फास्ट नहीं लिखा है। अब कैसे लिखा है आपको डेरिवेटिव मुझे लग रहा है आता होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो दोस्तों क्या होगा, -6 होगा, क्योंकि x का 1 और इसका तो 0 हो जाएगा। देन ग्रेटर देन 0, देखो जस्ट मैंने इसके नीचे ये लिख दिया। अब यहाँ से अगर आप चाहोगे तो 6 बाहर ले लो, ये x² - 1 ग्रेटर देन 0। देन वहां पे 6 जाके ये क्या हो जाएगा, x² - 1, ये ऐसा हो जाएगा। देन फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो x² - 1 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 1 x - 1। आपको पता होगा फॉर्मूला, देखो ये भी मैं बेसिक फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, a² और b²। तो a + b और यहाँ पे a - b, तो इसलिए यहाँ पे x² - 1 मतलब 1²। तो यहाँ पे क्या, x + 1 और यहाँ पे x - 1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब देखो ऐसे भी लिख सकते हो, x - 1 पहले तो माइनस लिख दो, फिर प्लस लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ पे x - 1, यहाँ पे आप ग्रेटर देन 0, देन x + 1 लेस देन 0, ये हमेशा याद रखना। देन x, अभी तो 1 वहां पे गया तो +1 हो गया। देन यहाँ पे x 1 वहां पे गया तो -1 हो गया। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आए हैं। चेक करो कि आपके ऑप्शन में इस तरह का कोई भी आंसर दिया है। देखो x लेस देन -1 है भाई, x ग्रेटर देन 1 है भाई, तो ये डायरेक्ट हमें मिल गया, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस से सिंपल आएंगे, हो सकता है इन्फिनिटी फॉर्म में दिया हो तो इन्फिनिटी फॉर्म में भी आपको अलग अलग सम इसके रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सम। बस याद रखना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब क्या है। अगर इंक्रीजिंग आया तो भी आपको डेरिवेटिव लेना है, डिक्रीजिंग आया तो भी आपको डेरिवेटिव लेना है। बट याद रखना कि इंक्रीजिंग आया तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, और अगर डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0। बस सब खेल इसी का है। तो ये चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, आप सॉल्व कर लोगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा। इवन आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो एक लेसन ही है जिसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। थोड़ा सा ये वो सम इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, पर थोड़ा अलग रहता है। तो यहाँ पे अराउंड 47 मिनट का लेक्चर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे इसमें कैसे आपको स्टेप याद रखना है। देखो यहाँ पे तो मैंने पूरा का पूरा स्टेप लिखा है, बट मैं आपको ऐसा इजी तरीका बता दूंगा कि आप मैक्सिमा मिनिमा सम को पूरा का पूरा स्टेप सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप हाफ स्टेप सॉल्व करके भी आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर मैक्सिमम मिनिमम का सम आया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो और सेकंड डेरिवेटिव, जो भी आपका क्वेश्चन दिया है उसका पहला एक डेरिवेटिव, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, मतलब फिर से उसको डिफरेंशिएट कर दो। बाद में आपको क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वहां पे आपको एफ डैश एक्स जो है पहला वाला जो डेरिवेटिव, उसको 0 पुट करोगे, तुरंत आपको 2 पॉइंट मिलेगा। कभी कभी हो सकता है एक ही पॉइंट मिले, और कभी कभी अगर समझो आपको एक ही पॉइंट मिला, वही आपका आंसर है, आप समझ जाना। वही वाला वैल्यू डायरेक्ट आप क्या करना, मेन फंक्शन में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो याद रखना, कभी इसका डायरेक्ट स्टेप है, अगर आप जब भी आपको क्वेश्चन आया तो आप बस क्या करो, उसका डेरिवेटिव लो और उसको 0 पुट करके पॉइंट निकालो, और वो पॉइंट को फिर से आप मेन फंक्शन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा मोस्ट ऑफ द केस एमएसटी सीईटी में 90% केस ऐसा ही आने वाला है, पर आपको स्टेप पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपको 2 पॉइंट्स मिले, अब आपको चेक करना है कि भाई कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा है। तो आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट जो भी आंसर आया उसको आपको डबल डेरिवेटिव वाले में पुट करना है। इसके अंदर देखो यहाँ पे लिखा है एट x = 1। देखो हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखो पुट किया और उसका वैल्यू निकाला। अगर इसका वैल्यू जब मैं सॉल्व करूंगा, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, जैसे अगर समझो ग्रेटर देन 0 आता था तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता था, बट यहाँ पे उल्टा है। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो उल्टा, मतलब यहाँ पे क्या मिनिमा है। तो यहाँ पे देखो लिखा है देयरफॉर f of x इज मिनिमम एट x = 1। वही अगर समझो यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू पुट अप किया और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो नेगेटिव में आ गया, मतलब माइनस में आ गया, मतलब लेस देन 0 आ गया, तो हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है उस वाले पॉइंट पे। और सेम वैसा ही आपको ए के लिए आपने चेक किया, सेम वैसे ही आपको बी को चेक करना है।
इस तरह से कोई भी, जैसे अभी समझो मैंने एक सम लिया है, जानबूझ के ये सम लिया है और मुझे चेक करना है, मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना, तो पहला मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला, क्या आएगा बोलो, 20 हो जाएगा क्योंकि एक्स का 1 और ये 2x। फिर तुरंत मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एफ डैश, ये मैं पूरा स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा, ये क्या हो जाएगा -2, क्योंकि ये देखो 20 का 0 हो जाएगा। और ये अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि एफ डैश एक्स को मुझे क्या करना है, 0 पुट करना है, तो देखो यहाँ पे 20 - 2x = 0, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये लिख दो, क्योंकि आप भाई एमएसटी सीटी सॉल्व कर रहे हो, कोई स्टेप नहीं सॉल्व कर रहे हो। देन 20 = क्या होगा, 2x, देन x = देखो 2 से डिवाइड होगा तो 10, तो x का वैल्यू अपने को 10 पता चल गया। अब यहाँ पे 10 हमें पता चल गया। अब ये मिनिमम पॉइंट है कि मैक्सिमम पॉइंट है, ये अगर आपको निकालना तो भाई ये यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो यहाँ पे -2 ही है, तो हमारा एफ डबल डैश अगर मैंने 10 पुट किया तो भी आंसर -2 ही आ रहा है, और -2 जो है वो क्या है, लेस देन 0 है, तो यहाँ पे लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है मैंने क्या बोला था, नेगेटिव रहेगा, लेस देन है तो समझ जाना मैक्सिमम है, तो मतलब इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या आएगा, मैक्सिमम, तो डायरेक्ट ये पॉइंट आप मेन फंक्शन में पुट करोगे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। देखो टेंशन मतलब सम सॉल्व कराता हूँ, आपको समझ में आएगी। सम इससे रिलेटेड मैं कहाँ लेकर आया हूँ, ये देखो यार, सम लाया हूँ तो बहुत डेंजर ही लाया हूँ, इतना इजी नहीं लाया हूँ। मैक्सिमम वॉल्यूम, देखो यहाँ पे मैक्सिमम आया तो समझ जाना है मैक्सिमम मिनिमा का सम है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ सम ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, मतलब अगर मैंने इसके रेडियस और हाइट को सम किया तो कितना आ रहा है, 6, तो वहां से आप h = क्या कर दोगे, 6 - r कर दो। देखो हम इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हम इसे x + y लेते थे = 6 लिखते थे, देन y = 6 - x लिखते थे। इस तरह से मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूँ, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद देखो ये भाई इसके बारे में बात हो रही है, सिलेंडर के बारे में बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, वॉल्यूम का, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पीछे ही याद करा है, πr²h। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसी को आप यहाँ पे लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, πr²h आपने लिखा है, पर यहाँ पे समझो मैं ये मेरा r है और ये मेरा क्या है, h है, तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू को कैसे लिखूंगा, x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, y। मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर मुझे x के फॉर्म में आता है सॉल्व करने, ऐसे नहीं आता है। अब देखो यहाँ पे ही देखो ये πr² हो गया, h का वैल्यू हम हमेशा चेंज करते हैं, h का वैल्यू की जगह पे क्या आएगा, 6 - r, तो यहाँ पे v = πr², यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये देखो 6 अंदर, देन ये क्या हो जाएगा πr³। अब यहाँ पे अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो डायरेक्ट इसका विथ रिस्पेक्ट, जैसे यहाँ पे x था वैसे यहाँ पे r है, विथ रिस्पेक्ट टू r इसका डेरिवेटिव निकाल दो, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे तो dv/dr विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, r का क्या आएगा, 2r आएगा, 2r अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 12πr। देखो r² का क्या आएगा, 2r, 2r × 6 12r, तो 12r पाए, तो वही मैं 12πr लिख दे रहा हूँ। देन यहाँ पे अगर आप r³ का निकालोगे तो 3r² होगा, क्या होगा, 3r² और साथ में क्या पाए। अब यहाँ पे आपने चीज को सॉल्व कर लिया। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे ही मैं निकालता हूँ, तो अब आप इसके आगे सेकंड डेरिवेटिव वो सब भी आप निकालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपने ये इतना स्टेप सॉल्व किया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना, तो मैं आपको पूरा स्टेप भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ तक पहुंचा मैं क्या करूंगा पता है, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करूंगा, तो मुझे पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे ही निकलता है उसे हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो मैंने 0 ले लिया। और यहाँ पे देखो इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से अगर आप देखोगे तो 3r मैं कॉमन लूंगा, कितना कॉमन लूंगा, 3r मैं कॉमन लूंगा, 3 के टेबल 12 कितने वाइड में आता है, 4। अब देखो यहाँ पे पाई भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, 3r पाई मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे देखो ये 3 के टेबल 12 कितने टाइम में आता है, 4, पाई भी बाहर आ गया, r भी बाहर आ गया, ये दोनों आ गया। देन यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 3 बाहर आ गया, यहाँ पे देखो r बाहर आ गया, तो एक r बचा, ये पाई भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे 4 - r, तो फाइनली यहाँ पे 3r पाई विच इज इक्वल टू 0 एंड 4 - r विच इज इक्वल टू 0, तो फाइनली यहाँ पे r पूरा टर्म वहां पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये r वहां जाएगा तो r = 4। अब मुझे बताओ
कि कभी रेडियस जीरो होता है क्या। अगर रेडियस अगर जीरो हो गया, मैं वहां पे वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करूंगा बताओ। तो ये तो कंडीशन एप्लीकेबल है ही नहीं। आर इक्वल टू, यहाँ पे देखो आर इक्वल टू 4, ये कंडीशन एप्लीकेबल है, तुरंत मुझे पता चल जाएगा मेरा आंसर है। अब ये आर इक्वल टू 4 मेरा आंसर है, तो जस्ट यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, आप मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, पाई आर कितना है मेरा 4, 4 का स्क्वायर, और एच कैसे निकालूंगा, तो आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 4 यहाँ पे पुट करोगे तो 6 माइनस 4 एच कितना हो गया 2, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है 2। तो फाइनली v इक्वल टू पाई, यहाँ पे क्या हो गया 16, और यहाँ पे क्या हो गया 2, तो फाइनली v इक्वल टू 32 पाई, तो आंसर आ गया। तो यहाँ पे 32 पाई, ये मेरा आंसर आ गया। वही अगर आप चेक करो, अब देखो अगर स्टेप वाइज जा रहा है, नहीं भाई मेरे को ऐसे नहीं जाना है, तो आप क्या करोगे, ये आपने जो वैल्यू निकाला उसको आप चेक कर लो कि भाई ये मैक्सिमम पे है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, इसके जस्ट बाद आप स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के पहले आप डबल डेरिवेटिव निकाल दो। डबल डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे। अब देखो मैं इसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू आर करूंगा तो क्या 12 पाए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r होगा, 2r मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे क्या होगा 6r पाए। समझ में आ रहा है, देखो ये आर स्क्वायर कितना होगा 2r, और अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 3 जा 6, 6r पाए। अब अगर यहाँ पे मैं चीजें, यहाँ पे जो मैंने भी यहाँ पे वैल्यूज मैंने रखे हैं, अगर मैं अब यहाँ पे r का अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं, देखो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे वैल्यूज पुट किए, देखो यहाँ पे मैंने 12 पाई किया, यहाँ पे 6r पाई किया। अब मुझे क्या करना है, ये जो r का मुझे वैल्यू पता चला है इसको बस यहाँ पे पुट करना है, और मुझे चेक करना है कि ये देखो r का वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा, r का 4 है, यहाँ पे 6 4 जा कितना होगा 24 होगा। अब 12 पाए माइनस 24 पाए, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया तो 24 माइनस 12 पाए। अब माइनस में आंसर अगर इसका आता है, डबल डेरिवेटिव का आंसर अगर माइनस में आता है, तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमा है, मतलब यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा इस पॉइंट से वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और वो चीज मैंने आपको पहले ही निकाल दिया, मतलब फिर आप उसको चेक कर रहे हो, हाँ भाई ये मैक्सिमा है। तो इतना आप झमेला मत करो, अब डायरेक्ट आप पॉइंट फाइंड आउट करो, पॉइंट जो आपको मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, और जो दिया होगा वो मिनिमम ही मिलेगा। इस तरह से मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देना चाहता हूँ, एक सेकंड में क्वेश्चन लिख दो। देखो अभी इस तरह से ये क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे ये हमारे बुक में भी क्वेश्चन है 12th वाले, और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब मिनिमम वैल्यू पूछा, तुरंत समझ जाना कि ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, ये x log x है। अब इसे देखो मैं पहले फास्ट मेथड बताऊंगा कैसे सम सॉल्व करना है, देन सिंपल नॉर्मल मेथड भी आपको बता दूंगा अगर चाहिए तो। देखो यहाँ पे पहला मैंने डेरिवेटिव निकाला, पहला डेरिवेटिव आप क्या आएगा, ये x आएगा, log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x u into v रूल। देन यहाँ पे क्या आएगा, ये log x आएगा, देन यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा 1। देखो u, देखो इसको u ले लो, इसको v ले लो, तो u v u। देन यहाँ पे अगर ये दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ पे देखो ये एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा इसको जीरो ले लो और पहले आप पॉइंट ही निकाल लो। तो आप अगर पॉइंट निकालते तो -1 और एक क्या हो जाएगा लॉग एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ई है। अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता होना चाहिए 11th का, मैंने बोला बहुत सारी चीजें 11th की मायने रखती है, तो ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, तो ये वाला पार्ट इसके रेस टू में चले जाएगा, अभी याद कर लो, और यहाँ पे एक्स आएगा, ये याद रखना है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म से मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहा हूँ, देखो ये वाला यहाँ आएगा तो ये वाला नंबर रेस टू में आ जाएगा, और ये यहाँ का x यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली हमें x का यहाँ पे वैल्यू मिला। इसी वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x अगर e रेस टू -1 है तो अगर मुझे उसको प्लस में लिखना है तो e रेस टू 1, और e रेस टू 1 को मैं e भी लिख सकता हूँ, तो ये मेरा x का आंसर आया। अगर वही अगर मैं अपॉन में लिखता हूँ तो ये -1 यहाँ नीचे +1 हो जाता है, तो बट 1 अपन लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। तो x का वैल्यू मुझे इस बार एक ही मिला है, तो समझ जाना यही मेरा आंसर है। अब डायरेक्ट ये वाला वैल्यू आप मेन आंसर में पुट कर दो, अगर आपको लेट हो रहा है तो आप आंसर निकाल लो, पर अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो पहले मैं आंसर निकाल के दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं मेन आंसर में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 1/, और यहाँ पे क्या लॉग 1/। अब ये क्या आएगा 1/ लॉग, इसका आपको पता है इसका ही मतलब क्या था, e रेस टू -1, 1/e का मतलब ही क्या था, e रेस टू -1। तो यहाँ पे 1/e, ये -1 लॉग रूल के हिसाब से आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा log e, और -e, log e कितना होता है 1 होता है, तो फाइनली -1/e। अब चेक कर लो आपका आंसर ये है।
इससे आप इतने तरीके से फास्ट निकाल सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि आपके पास टाइम लास्ट में बचा कि भाई ये मैंने जो आंसर निकाला था राइट है कि नहीं है, तो आप चेक कर लो कि मिनिमम था कि नहीं, ये वाले पॉइंट पे हमारा आंसर मिनिमम था कि नहीं। तो बस आपको क्या करना है, ये वाला वैल्यू एफ डबल डैश एक्स में पुट करना है। अब तो एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करना होगा। अब देखो यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर दे रहा हूँ। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब यहाँ पे देखो मैं ये वाला वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x की जगह पे 1/e, तो फाइनली e ऊपर आएगा और e जो है, e का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। e का आपको वैल्यू अगर पता होगा तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होता है। और जब भी अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव में है, तो समझ जाना है हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है हमें। अगर वही लेस देन 0 होता तो मतलब ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देता, तो फिर ये रॉन्ग हो जाता। तो ऐसा तो, पर कभी भी अगर जो आपको वैल्यू मिला वही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ मैं आपके लिए मेंटोस ट्रिक लेकर आया हूं, वो भी मैं करा देता हूं। देखो यहाँ पे इसके ऊपर 12th के बुक में आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा होगा और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर समझो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू ए दिया है, जैसे कि आपके बुक में बोला था डिवाइड द नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स, तो आप क्या लिखते थे, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 30, कंडीशन लेते थे, देन एक्स वाई इज मैक्सिमम, और मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो हमें आंसर मिलना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो हम आगे हमें कंडीशन लिखा रहता था सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, लिखा होता था सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम फाइंड द नंबर्स। तो अगर समझो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो वो नंबर्स क्या होंगे, तो हमेशा याद रखना भाई ये जो वैल्यू दिया है उसका हाफ वो आंसर होगा। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, जैसे यहाँ पे ए है, तो हमारा जो एक्स और वाई वो जो नंबर्स हैं वो उसका हाफ होगा। जैसे यहाँ पे 30 है, देखो डिवाइड द नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स, बुक में पहला ही क्वेश्चन है, वहां पे उन्होंने कंडीशन बस चेंज कर दिया है, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम आ गया तो हाँ भाई, तो इसका अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते, बिना कुछ सोचे समझे आप आंसर निकाल दो, बस इसका हाफ कर दो, मतलब अपना x का वैल्यू क्या आएगा 15 एंड y का भी वैल्यू क्या आएगा 15। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप कमेंट करके बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। डिवाइड द नंबर्स 50 into 2 parts such that their product is maximum। अब बताओ x इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। चलो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए कॉन, या ए लिख दो, ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट, सॉरी दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्पीयर, मतलब एक स्पीयर है उसके अंदर कोन है, उसके अंदर क्या है भाई, एक कोन है और गिवन रेडियस आर ऑफ हाइट। तो मतलब कि अगर समझो कोई स्पीयर है, उसके अंदर अगर मैं किसी कोन को रखा हूं, अगर उसका मैक्सिमम वॉल्यूम अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उस कोन का जो हाइट है वो कितना होना चाहिए भाई, 4r/3। कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसका हाइट कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर मैक्सिमम वॉल्यूम वाला है तो उसका हाइट क्या है 4r। अब जो रेडियस होगा, रेडियस जो भी दिया होगा उसके हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पे स्पीयर के अंदर उन्होंने क्या लिया है भाई, सिलेंडर लिया है। अब सिलेंडर का भी क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम है और उसका हाइट जो है, जैसे वहां पे 4r/ क्या था, 4r/ क्या था 3 था, वैसे यहाँ पे क्या है 2a/ या 2r/√3 है। क्या है 2r/ वहां पे √3, वहां पे 3 था, यहाँ पे क्या √3 है, वहां 4r था, यहाँ पे क्या 2r है। तो याद रखना ये सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या आएगा 2r/√3। अब देखो इस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स ने पूछा है, इसलिए मैंने इसका ट्रिक आपको दिया है। ये देखो 2012 में क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हो। देखो यहाँ पे द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर वर्ड बस दिमाग में रखना, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, हमें हाइट के बारे में बताना है, इंस्क्राइब इन अ स्पीयर, स्पीयर के अंदर है और उसका भाई अपने को डायमीटर पता है, डायमीटर 2 है तो रेडियस क्या होगा दोस्तों a होगा, और हमें उसका हाइट पता है, हाइट का हमें पता है 2r/√3 था। तो यहाँ पे 2r का वैल्यू मैंने a निकाल दिया है अपॉन √3, ये इसका आंसर है। तो भाई कौन सा आंसर आएगा डायरेक्ट बता दो, हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अब देखो कुछ इन जनरल क्वेश्चंस लेता हूं, अगर आप ये सब क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या लिखा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, हमें कोई कर्व दिया है, व्हाइट क्यों ले लिया भाई,
और समथिंग हमें दिया है, क का इक्वेशन लिख दे रहा हूं। देखो जब भी क दिया हो ना तो आंख बंद करके कुछ मत, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया ना, पहले आप उसका क्या कर दो पता है, डेरिवेटिव निकाल के स्लोप निकाल दो। देखो मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, क्योंकि y है भाई। यहाँ क्या हो जाएगा a, और ये 2x हो जाएगा, और b का तो 0 होगा तो वो लिखूंगा ही नहीं। देन dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू a इंटू 2x अपॉन 2y। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो x का वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूं 2, और y का वैल्यू 3, ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली 2a अपॉन 3। तो यहाँ पे मुझे dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, 2a अपॉन 3। अभी तक मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है क्या है, निकाल के रख दिया। और वहां पे क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक क है उसमें से एक यहां से टेंजेंट है। इस क का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, भाई टेंजेंट का भी इक्वेशन अपने को पता है 4 माइनस 5, ये भी हमें पता है, सच दैट द वैल्यू ऑफ ए और बी अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस केस में दोस्तों क्या करना है, आपने जब ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आपने पूरा का पूरा इसका स्लोप निकाल लिया, मतलब इसका आपने dy बाई डी एक्स निकाला। सेम आप लाइन का स्लोप निकालो, सेम आप लाइन का स्लोप निकालो, क्योंकि इसका जो स्लोप है हम उसके अंदर ही पुट करते थे। तो आप लाइन का अगर स्लोप निकालने जाओगे तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू है 4x माइनस 5। आप उसका स्लोप कैसे भी निकाल सकते हो, नॉर्मल मेथड से निकालना है या डेरिवेटिव से निकालना, तो डेरिवेटिव से निकालो। देखो यहाँ पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, x का आंसर क्या आएगा 1, और यहाँ पे -5 मतलब 0। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे आंसर कितना है 4 है। अब नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हो, अगर आप मेथड से निकालना चाहो तो मेथड से निकालो। अब यहाँ पे अब देखो ये दोनों का जो स्लोप है उसको इक्वेट करो, 2a अपॉन 3 इक्वल टू 4, देन 2a इक्वल टू, ये देखो ये दोनों 4, ये अब यहाँ पे क्या होगा 3 4 12, देन a इक्वल टू कितना है 6। अब देखो ऑप्शन में सब भाई 2-3 जगह पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, बोल नहीं सकता कौन सा राइट है। अब ये वाला जो वैल्यू है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे पुट करो, कोई भी एक इक्वेशन में आप पुट करो, और उसके हिसाब से आप b का वैल्यू निकालो। तो b भाई इसी इक्वेशन में तो यहीं पे पुट करना होगा। अब देखो वाई स्क्वायर, y मतलब कितना है 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर मतलब कितना होगा 9। यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है, सॉरी a है, a का वैल्यू कितना है 6 है, तो a 6 हो गया, और a x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब ये 4 हो गया, और यहाँ पे प्लस क्या है b है, तो दोस्तों ये 9 है, ये कितना आएगा 24 प्लस b, देन b इक्वल टू 9 माइनस 24 मतलब -15। तो यहाँ पे हमें b का भी वैल्यू आ गया, b का वैल्यू कितना है हमारा -15, तो यहाँ पे 6 -15, ये भी हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर दिए। अब देखो और कुछ मेरे को आपको सॉल्व कराना है क्या, चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं, अगर आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बॉल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ समथिंग दिया है। अब देखो रेट दिया है मतलब अपने को ये दिया है dv बाय dt विच इज इक्वल टू 4 पाई, हमें ये दिया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, मतलब अपने को क्या करना है dA बाय dt फाइंड आउट करना है, dA बाय dt। द वॉल्यूम मतलब अपने को वॉल्यूम भी अपने को दिया हुआ है, कितना दिया है 288। अब देखो तीन चीजें हमें दी है, सबसे पहले आप हमेशा यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करो, वॉल्यूम से क्वेश्चन स्टार्ट करो। किसकी बात हो रही है भाई, स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से अगर आप सम सॉल्व करोगे तो यहां से आपको आर का वैल्यू मिलेगा, यहां से आपको आर का जैसे ही वैल्यू मिलेगा, आर का वैल्यू मिलने के बाद आप यहां पे आ जाओ, फिर से आप उसी फॉर्मूले पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, देन आप ये निकालो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो अच्छी बात है, और लगभग तो मैंने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, बाकी मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो दोस्तों बहुत ही शानदार लेक्चर था, बहुत अच्छे से हमने चीजों को कंप्लीट किया, सब कुछ हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो इंटीग्रेशन पे आएगा, और हम कोशिश करेंगे कि इस मंथ के लास्ट तक सिलेबस को पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आप देखोगे तो हमने मैथमेटिकल लॉजिक, देन इसके बाद हमने मैट्राइसिस, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन, देन उसके बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव,
और अगर आप देखोगे तो हमने स्ट्रेट लाइन, तो हमने ऐसे टोटल 6 लेसन तो सीधा सीधा हमने कंप्लीट कर दिया। और सबसे पहले जिस सिलेबस का वेटेज सबसे ज्यादा है, हम पहले वही सिलेबस ले रहे हैं। 11th के हमने एक लेसन कंप्लीट किया, पर हमने मैक्सिमम ज्यादा पार्ट हमने 12th का कंप्लीट किया। तो 12th का एक पार्ट अगर आप देख रहे हो तो वहां से आपको अदिति मैम सॉल्व करा रही होगी, यहाँ से मैं थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जा रहा है क्योंकि मेरा और भी बहुत सारा काम होता है जिससे आपका सिलेबस नहीं रुकना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 30 अप्रैल तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा अगर गए तो हम मई में 2 या 3 तारीख तक हम कोशिश करेंगे सब चीजों को कंप्लीट करा देने के लिए। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करो। आप अगर चाहते हो कि लाइव लेक्चर्स लें तो कम से कम जितना ज्यादा रिस्पॉन्स वीडियो पे दिखाओगे, नीचे कमेंट करोगे, तो मुझे दिखाई देगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेक्चर पहुंच रहा है। नहीं तो हम अपने हिसाब से अपनी चीजों को फिर बस हम अपनी ड्यूटी को पूरा कंप्लीट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा मुझे करना है वो आपके जोश की वजह से ही हमारे अंदर जोश आएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। रेगुलर चीजों को कंप्लीट करते जाओ, बहुत अच्छे से आपके लेक्चर्स होते जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।